यस हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से नॉलेज बुक्स में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का क्विज़ नंबर सेकंड रीजनिंग सब्जेक्ट का। तो हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर इन 10 क्वेश्चंस का क्विज़ आप देना चाहते हैं तो नॉलेज बुक्स के एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आप नॉलेज बुक्स के एप्लीकेशन में जाइए, रेलवे एनटीपीसी में जाइए, क्विज़ नंबर सेकंड है तो उसको दीजिए। उसके बाद में ये वीडियो सोल्यूशन देखेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका रैंकिंग टेस्ट का। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन ए रो ऑफ 40 चिल्ड्रन P is 13 from the left and Q is 9 from the right. How many children are there between P and Q, P and R if R is fourth to the left of Q? मतलब 40 बच्चों की एक पंक्ति है, उसमें P का स्थान बाएं से 13, Q का दाएं से 9 है। तो P और R के बीच में कितने बच्चे हैं? यदि R का स्थान Q के बाईं तरफ चौथा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन आए तो हमें एक प्लस ये लाइन बना लेनी है इस तरीके से। ठीक है, और इस लाइन में हमें पता है कि ये जो हमारा है ये हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा राइट। क्लियर है क्या? ये हमारा राइट होता है, ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट होता है। यस, तो हमें बोला गया लेफ्ट हैंड साइड से P का स्थान 13वां है, 13 है। तो मान लेते हैं P यहाँ पे है, इसका रैंक लेफ्ट हैंड साइड से कितना है? लेफ्ट हैंड साइड से 13 है। उसके बाद में दूसरा पर्सन हमारे पास में है Q, इसका रैंक राइट हैंड साइड से 9 है। राइट हैंड साइड से मान लेते हैं Q, यहाँ पे कितना है? 9 है। ठीक है, और जो R है वो Q के बाएं चौथा है। तो Q के बाएं, इस Q के बाएं आएंगे तो इधर आएंगे, ध्यान रखना। Q के बाएं 4 आना है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे बैठा हुआ है R। और हमें बताना है कि P और R के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, अगर Q का रैंक 9 है राइट हैंड साइड से तो इसके आगे हमें 4 चलना है। तो 9 + 4, तो R का रैंक राइट हैंड साइड से हो जाएगा 13। राइट हैंड साइड से R का रैंक 13 हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन में टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं? टोटल 40 चिल्ड्रन हैं, टोटल 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि P तक कितने आ गए? P तक आ गए 13, और इधर से इधर तक R तक कितने आ गए? R तक आ गए 13, 13 + 13 26, तो यहाँ आ गए। बाकी लोग कहाँ होंगे? बाकी लोग P और R के बीच में होंगे। तो हमें 40 में से सिर्फ 26 माइनस करना होता है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या आएगा? 14 चिल्ड्रन। कि P और R के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं? 14 चिल्ड्रन है। ऑप्शन नंबर जो C है परफेक्टली राइट है। क्लियर? चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, अगला क्वेश्चन हमारा है सेम रैंकिंग टेस्ट पे। स्क्रीन पे आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो एक बार इसको देखिए जल्दी से और लाइव चैट में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भाई क्वेश्चन इस तरीके से है कि सुरेश का स्थान बाएं से 27वां, रमेश का स्थान दाएं से 27वां। अगर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 29 है तो सुरेश और रमेश के बीच में कितने बच्चे हैं, कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, तो एक तो सुरेश है और दूसरा कौन है? रमेश है। ठीक है, तो वही रैंकिंग टेस्ट का है। सुरेश का रैंक राइट हैंड साइड से 27 है, लेफ्ट हैंड साइड से 27 है, और रमेश का भी 27 है। लेकिन टोटल कितने हैं? टोटल सिर्फ 49 है, 49 है। ठीक है, तो हमें सुरेश और रमेश के बीच में व्यक्ति ज्ञात करने कितने हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब 49 ही टोटल हैं, यहाँ तक 27, यहाँ तक 27, 27 + 27 कितने हो गए? 54 हो गए। तो हाउ कैन पॉसिबल? ये संभव होगा क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से नहीं बनने वाला है। तो किस तरीके से बनेगा ज़रा ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं सुरेश यहाँ पे है, इसका रैंक लेफ्ट हैंड साइड से कितना है? 27 है, और रमेश को हम इधर नहीं रख पाएंगे क्योंकि इधर रखेंगे तो 49 से ज़्यादा नंबर आएगा, हमें 49 तक रखना है टोटल। तो सुरेश के इधर हमें किसको लाना पड़ेगा? रमेश को। और इस रमेश का रैंक इधर से कितना दिया गया है? इधर से दिया गया है 27। ठीक है, और टोटल कितने हैं? टोटल है 49। यस या नो? टोटल कितने? 49 है। तो हमें इन दोनों के बीच में निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सुरेश को ले लीजिए या ही रमेश को ले लीजिए। तो मान लीजिए मैं किसको ले रहा हूँ? मैं यहाँ से ले रहा हूँ सुरेश को। ठीक है, मैं सुरेश को यहाँ ले लिया। तो मान लीजिए सुरेश यहाँ पे, सुरेश का स्थान यहाँ से 27वां है। यस या नो? अब अगर सुरेश का स्थान यहाँ पे 27 है, टोटल 49 है, टोटल 49 हैं,
तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भाई टोटल 49 है, यहाँ तक 27 है, तो इधर कितने होंगे? 49 में से कितना माइनस करेंगे? 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इधर 22 आएगा। इधर कितना आएगा? 22 आएगा, 22 आएगा। यस या नो? तो अगर ये 22 है तो ये क्या होगा? 23 होगा। और ये कितना दिया गया? इधर से 27 दिया गया, यहाँ 27 होगा। तो सुरेश और रमेश तक कितनी गिनती है? 23 से लेकर 27 तक। 23, 24, 25, 26, 27, 5 नंबर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 5 लोग हैं। इन दोनों को भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच का निकालना है। तो 5 में से 2 लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये तो तरीका हो गया डायग्राम से, बेसिक से। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स, आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस t माइनस 2। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब लेफ्ट और राइट का एडिशंस टोटल से ग्रेटर हो, बायां और दायां का योग कुल से ज़्यादा हो, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि बायां और दायां को जोड़ेंगे। 27 प्लस 27 54 में से टोटल माइनस करेंगे। टोटल कितना है? 49 और 2 माइनस कर देंगे। 2 क्या है? इन दोनों के रैंक, इसलिए। तो 54 माइनस 49 माइनस 2। 54 में से 49 गए तो 5, 5 में से 2 गए तो 3। तो क्या आंसर आएगा हमारा? 3। तो सेम आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, 3। कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नंबर सीरीज से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को हम सभी लोग। डेली आपकी रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे आएगी और मैथ की क्लास आएगी शाम को 5 बजे। ठीक है? तो भाई हमारे पास में एक सीरीज़ है 8 4 4 8 4 4 6 12 30 के बाद में क्या आएगा? ठीक है, 30 के बाद में क्या आएगा? ठीक है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चेक करना होता है उसको कहते हैं लॉजिक। तो लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि 8 से 4 कैसे बना। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1/2 से गुणा कर दीजिए। 8 को 1/2 से गुणा कर दीजिए, 4 बन जाएगा। फिर 4 से 4 कैसे बनेगा कि भाई इसको 1 से गुणा कर दीजिए। आगे सीरीज बन रही है आधा 1, तो क्या बनेगा? 1.5। फिर कितने से करेंगे? 2 से करिए, 6 दूनी 12। फिर कितने से करेंगे? 2.5 से करिए, 30। और फिर कितने से करेंगे? 2.5 के बाद 3 से करेंगे। तो भाई हम जब 30 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 90 परफेक्टली राइट आंसर किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, कोडिंग डिकोडिंग। यस, मैं करने का टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये जो है ये सॉल्यूशन क्लास है, इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। क्विज आपको देना है तो आप एप्लीकेशन पे जाके आराम से दे सकते हैं। तो एप्पल को कुछ कोड किया गया है, ध्यान से देखना। एप्पल को कोड किया गया है PELAP और हमें पूछा गया है SBI PO का कोड क्या होगा। ठीक है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है सिटिंग चेंज के बेसिस पे, स्थान परिवर्तन के आधार पे। तो हम क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। P को देखेंगे कि P कितने पे था। देखो इधर से पहला P 2 नंबर पे था। फिर E देखेंगे कितने पे था? 5 पे था। फिर L देखेंगे L कितने पे था? 4 पे था। फिर A देखेंगे A कितने पे था? 1 पे था। और दूसरा वाला P कितने पे है? 3 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से दूसरा इधर पहला आएगा, इधर से 5वां इधर दूसरा आएगा। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगाया वही लॉजिक यहाँ लगा देंगे। तो पहले क्या आएगा? 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला क्या है? B है। उसके बाद में क्या आएगा? 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला क्या है? O है। उसके बाद में 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला क्या है? P है। उसके बाद में पहला फर्स्ट क्या है? S। और उसके बाद में 3rd नंबर वाला। 3rd नंबर वाला क्या है? I है। तो आंसर आएगा BOPSI, ऑप्शन नंबर B परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेसिक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखो ये जो मैं क्विज आपके लिए बना रहा हूँ ये मॉडरेट लेवल के हैं। ये नहीं है कि भाई बहुत ही हाई लेवल ले लिया या फिर बहुत ही लो लेवल। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ बिल्कुल ही आसान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी है कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएँ। तो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यदि हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होता है। तो अगर वास्तविकता की बात करें
तो जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद का कोड क्या किया गया भाई, सफ़ेद का कोड किया गया पीला, कि वाइट इज कोल्ड येलो, तो दूध का रंग कैसा होगा, पीला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कैलेंडर का। 10 मार्च 2018, 10 मार्च 2018 का दिया गया है और हमें निकालना है 10 मार्च 2029। ठीक है, इसका निकालना है। इस दिन क्या है, इस दिन संडे है भाई, इस दिन है संडे। ठीक है, इस दिन संडे है और हमें 10 मार्च 2029 का निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, दिनांक सेम है, महीना सेम है, लेकिन वर्ष क्या है, अलग है। तो जब वर्ष अलग हो तो हम लेते हैं वर्ष का डिफरेंस, है ना, आपको पता होना चाहिए, क्लास में बताया था, वर्ष का डिफरेंस लेंगे। तो 2018 और 2029 का डिफरेंस कितना है भाई, 11 वर्षों का डिफरेंस है। अब 11 वर्ष में क्या कैसे कैसे वर्ष होंगे, कुछ साधारण होंगे, कुछ लीप होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर्स होंगे, कुछ लीप ईयर्स होंगे, लेकिन 11 वर्षों में 11 विषम दिन होंगे। हमें पता है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो कम से कम 11 वर्षों में 11 तो होंगे। अब एक्स्ट्रा कहाँ होते हैं, लीप वर्ष में होता है। तो क्या करेंगे, 2018 से 2029 के बीच में लीप वर्ष देखेंगे। तो लीप वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए। तो 18 के बाद में 20 है, 24 है, 28 है, तो 3 लीप वर्ष हैं। इनको जोड़ते हैं और कितने का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। और लास्ट में क्या लेना होता है, शेषफल। 7 दूनी 14, शेषफल क्या है, 0। 0 का मतलब ये होता है कि जो डे यहाँ पे है सेम डे यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए शेषफल 1 आ जाता तो हम संडे में क्या जोड़ देते हैं, हम संडे में यहाँ पे 1 जोड़ देते तो मंडे आता, लेकिन 1 नहीं है, क्या है, शेषफल 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डायरेक्शन टेस्ट से। तो जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन हम जब करते हैं तो हमें एक प्लस बनाना होता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। हमारा जो ट्रैवल है इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। हमें बोला गया सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है और उत्तर में 2 किलोमीटर जाती है। तो सीता मान लीजिए उत्तर में गई कितना, 2 किलोमीटर। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो दायां मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से दायां इधर 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या करती है, पुनः 2 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है। तो यहाँ से दायां मुड़ेगी तो नीचे आएगी। क्लियर है क्या? तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया अब उसका मुंह किधर है, उसका मुंह तो नीचे है ना, तो उसका मुंह किधर है, साउथ दिशा में है। डायरेक्शन कहाँ है इसकी, साउथ में है, दक्षिण दिशा में है। तो आंसर क्या आएगा, साउथ दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कथन और निष्कर्ष का भी। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं और 2 ही निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन है, फर्स्ट हमारे स्टेटमेंट दिया गया है नो यू इज बी, नो यू इज बी, एंड सेकंड दिया गया है नो ए इज यू, नो ए इज यू। कोई यू बी नहीं है, कोई ए यू नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास में कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमारे पास में दिया गया है भाई, कुछ ए बी होने की संभावना है, सभी ए बी होने की संभावना है। कुछ ए, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी होने की संभावना है, इज ए पॉसिबिलिटी। और दूसरा है सभी ए बी होने की संभावना है। यस या नो? ये हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटी गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पॉसिबिलिटी का है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी क्या होती है, कोई संभावना, किसी चीज़ का होना या नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए आपने रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पॉसिबिलिटी बनी होती है कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी संभावना ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका सिलेक्शन हो गया है तो उस समय आप ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट पता है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, रिजल्ट नहीं पता तो पॉसिबिलिटी लगेगी। ठीक है,
तो इस केस के क्वेश्चन को देखेंगे, हमें ए और बी में रिलेशन करना है। तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि दो ऋणात्मक कथन, दो नेगेटिव कथन से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, नो रिजल्ट। कोई, सुना मेरी बात को ध्यान से सुना, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अब सोचिए, आपको आपका रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप ये कह सकते हैं ना मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसे नो। तो जब रिजल्ट नहीं पता होता है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, सही होंगी। तो ए और बी के बीच में हम कोई रिजल्ट नहीं बता सकते, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ध्यान रखना है इस केस को, स्पेशल केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है और काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है भाई। Question number 9. 7 people A, B, C, D, E, F and G are sitting in a circle. 5 of them are facing the center, while 2 of them are facing opposite side to the center. C sits third to the left of D and both are facing the center. E is neither an immediate neighbors of D nor of C. The one sitting actually between D and F is facing opposite to the center. G sits third to the right of A and G is facing the center. One of B is nearby is facing opposite to the center. तो हमें बताना है कि C किसके बीच में बैठा है। यस, 7 लोग हैं, उनमें से 5 का मुंह सेंटर की ओर है, 5 का मुंह केंद्र की ओर है, 2 का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें हमेशा 2 सर्कल बनाने होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा क्या बनाएंगे हम, 2 सर्कल्स क्रिएट करेंगे। वाई, एक सर्कल क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 2 सिचुएशंस मिलेंगी, तो दोनों को चलाने के लिए हमें 2 सर्कल बनाने हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, सी किसके बाएं है, डी के बाएं, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर, और दोनों का मुंह सेंटर में है। तो 1 2 3 4 आ गए, तो 5 6 7, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। उसी तरीके से यहाँ भी बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कौन है, डी, डी के बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, सी है, दोनों का मुंह सेंटर की ओर है। 1 2 3 4 आ गए, 5 6 7। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेंड करना है। उसके बाद में ई न तो डी और न ही सी के बगल में रहता है। जो ई है ना तो सी और ना ही डी, तो डी के बगल में ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, सी के बगल में यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ब्लॉक हो गया। तो ए की सेटिंग बच रही है, तो ई यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से नीचे देखिए, यहाँ पे नहीं आ सकता डी के पास में, और यहाँ पे सी के पास में नहीं आ सकता, तो यहीं पे आएगा ई। ठीक है, हमने ई को बैठा दिया, अभी तक ए की कंडीशन चल रही है। उसके बाद में बोला गया आपसे कि जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है उसका मुंह सेंटर के विपरीत दिशा में है, डी और एफ के बीच में। तो डी और ई, एफ नहीं आ सकता, डी और एफ यहाँ आ सकता है। डी और एफ के बीच में जो बैठा है उसका मुंह सेंटर के अपोजिट है। उसी तरीके से डी और ई, डी और एफ, एफ के बीच में बैठा है, डी और एफ के बीच में बैठा है, उसका मुंह कहाँ है, सेंटर के अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, उसके बाद बोला गया जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। अब ये और किसके लिए आया है, यहाँ पे जी के लिए या ए के लिए? तो ये जो और आया है ये आया है फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना। और, एंड, तथा, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, यदि, ये सब किसके लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। तो जी का मुंह सेंटर की ओर होगा और जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जी किसके दाएं को, ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए हमने ए को यहाँ रख दिया, तो ए का राइट यहाँ होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे कौन आ सकता है, जी आ सकता है। तो जी के लिए एक सेटिंग तो यहाँ हो सकती है, जी ए के दाएं, हाँ, ए के, जी ए के दाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे जी आ सकता है। और जी का मुंह कहाँ है, सेंटर की ओर है, यही बोला गया है। ऐसे ना, दूसरी कंडीशन क्या बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं जी को यहाँ बैठा हूँ और अंदर की तरफ मुंह करूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, बाहर की तरफ मुंह करूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ ही आएगा। एक कंडीशन आ रही है और कोई दूसरी कंडीशन हम नहीं सेट कर सकते। अच्छा, चलिए आप मान लेते हैं कि मान लेते हैं ए यहाँ पे है और उसका मुंह बाहर की ओर है, तो तीसरा इधर आएगा।
अंदर की तरफ है तो तीसरा यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ए आ सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ रख देंगे ए को। क्लियर है क्या? हम ए को यहाँ रख देंगे। अगर बाहर की तरफ मुंह करेंगे तो दायां नहीं आ पाएगा, लेकिन अंदर की तरफ मुंह करेंगे तो कहाँ पे आएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। सॉरी, यहाँ पे जी आएगा, जी के दाएं, सॉरी यहाँ पे आपके के लिए बोला गया, एक सेकेंड रुकना, जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो जी ए के दाएं, तो ए को मान लेते हैं हम अंदर की तरफ मुंह रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आएगा? जी आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे जो भी बैठेगा ना, यहाँ पे जो भी बैठेगा उसका मुंह बाहर की तरफ होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जी का मुंह किधर है? अंदर की तरफ है, तो मतलब ये वाली जो सिचुएशन है वो गलत हो गई, ये वाली क्या हो गई? आपकी सही हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बोला गया कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। बी के बगल में, तो देखो बी कहाँ बैठेगा? बी बैठेगा यहाँ पे, कैसे है ना? तो बी के बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में, तो इसका तो अंदर है, तो किसका होगा? बाहर, इसका होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था दो लोगों का मुंह बाहर की तरफ है, बिल्कुल एक दो का बाहर है, बाकी सबका कहाँ होगा? अंदर होगा। तो इसका मतलब एफ का कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ होगा। हमसे पूछा गया कि बताइए सी किसके बीच में बैठा हुआ है? जो ये सी है ये किसके बीच में बैठा है? जी और एफ के बीच में बैठा है, तो आंसर क्या आएगा? जी और एफ। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, स्टेटमेंट एंड ये कोर्स ऑफ एक्शन का है, कथन और कार्रवाई का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक कथन दिया गया है, उसमें एक समस्या है, प्रॉब्लम है और एक कार्रवाई दी गई है। तो हमें बताना है कि कौन सी कार्रवाई सही होगी। हुआ क्या कि एक स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। भाई ड्रेस कोड पहन के आना है, कंपलसरी हो गया। पहला, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरा, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांट दिया जाना चाहिए और आगे उल्लंघन न करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। तो मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और इंस्ट्रक्शन निकले कि आपको ड्रेस कोड पहन के आना है, तो क्या आपको स्कूल से, मान लीजिए आप एक दिन पहन के नहीं गए, तो क्या आपको स्कूल से निकाल देना चाहिए? भाई ऐसा करेंगे तो फिर ये वाली कार्रवाई पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है ना, तो ये गलत है। भाई मान लीजिए ऐसे हर सप्ताह में एक स्टूडेंट ड्रेस कोड नहीं पहन के आ रहा, तो आप धीरे धीरे करके स्कूल खाली, कॉलेज खाली कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है कि भाई अगर मान लीजिए आप ये गलती करते हैं तो एक बार आपको डांट दिया जाना चाहिए और आपको एक चेतावनी दी जानी चाहिए कि अगली बार अगर तुम नहीं पहन के आओगे तो आपको ये फाइन होगा या फिर जो भी लगा सकते हैं। तो जो सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन है, कार्रवाई है, वो बिल्कुल संतुष्ट करती है इस स्टेटमेंट को। तो सेकंड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो परफेक्टली राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा रेलवे एनटीपीसी का क्विज नंबर 2 का वीडियो सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं आपके पास में 9782309382। आप इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और इन क्वेश्चन की PDF आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे शाम की क्लास में, मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए, जय हिंद।